नमस्कार, प्रदेश की नंबर 1 डिबेट शो में आपका बहुत बहुत स्वागत। आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद से तेजस्वी यादव पर गायब रहने के आरोप लग रहे थे। इन्हीं आरोपों के बीच तेजस्वी यादव अचानक एक इंटरव्यू में दिखे, जिसे समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद और कपिल सिब्बल ने यह इंटरव्यू किया। इस इंटरव्यू में तेजस्वी यादव ने बिहार चुनाव को लेकर जो सवाल खड़े किए हैं, उन्होंने बिहार की सियासत को फिर सुलगा दिया है। तेजस्वी यादव ने कपिल सिब्बल को दिए इंटरव्यू में खुलकर कहा है कि बिहार में लोकतंत्र हारा है, मशीनरी जीती है। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने डेटा छिपाया, ईवीएम में गड़बड़ी हुई और सरकारी मशीनरी ने वोट खरीदे। किसानों और महिलाओं के खातों में 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर किए गए और वोट खरीदा गया। तेजस्वी यादव का यह भी दावा है कि उनकी पार्टी बैलेट पेपर की गिनती में जीत रही थी, फिर मशीन में कैसे हारे। तेजस्वी यादव के इस इंटरव्यू पर एनडीए की ओर से जवाब दिया गया। एनडीए का कहना है कि यह हार जनता का फैसला है, ना कि कोई साजिश है। बीजेपी ने तंज कसा है कि तेजस्वी समर्थकों को बरगलाने के लिए बहाने बना रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि बिहार चुनाव में तेजस्वी को किसने हराया, मशीनरी ने या जनता ने। आज की बहस इसी मुद्दे पर करेंगे। अपने दर्शकों के लिए यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आज की बहस सिर्फ तेजस्वी के आरोपों के लिए नहीं है, बल्कि बिहार में लोकतंत्र के लिए भी है। क्योंकि तेजस्वी यादव ने जो आरोप लगाए हैं, उसमें उन्होंने बिहार चुनाव में ऐतिहासिक जीत हासिल करने वाले एनडीए के साथ साथ चुनाव आयोग जनता तक को लपेट लिया है। चुनाव आयोग लोकतांत्रिक संस्था है, उसकी अपनी विश्वसनीयता है और उस विश्वसनीयता पर सवाल खड़े करने के साथ साथ तेजस्वी यादव ने जनता पर भी वोट बेचने का आरोप लगा दिया। इसीलिए सीधे सवालों पर आते हैं। सवाल है, बिहार में तेजस्वी को किसने हराया? तेजस्वी यानी कि आरजेडी, तेजस्वी यानी कि महागठबंधन। जो महागठबंधन की करारी हार हुई है, वो किसकी वजह से हुई है? किसने हराया? ईवीएम ने हराया या जनता ने? चुनाव में धांधली हुई या तेजस्वी अब बहानेबाजी कर रहे हैं? सवाल यह भी पूछेंगे कि मशीनरी का खेल हुआ है या जनता ने तेजस्वी को चुना ही नहीं। हार के बाद अब तक तेजस्वी यादव चुप क्यों थे, गायब क्यों थे? और सवाल यह भी पूछेंगे कि तेजस्वी यादव जो वोट खरीदने का आरोप लगा रहे हैं, क्या जनता का अपमान कर रहे हैं? चलिए मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। सत्ता पक्ष से हमारे साथ जेडीयू से महेश दास और बीजेपी से कुंतल कृष्ण जी जुड़ रहे हैं, तो वहीं विपक्ष से आरजेडी से उत्पल वल्लभ और कांग्रेस से असितनाथ तिवारी जी जुड़ रहे हैं। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार अभिरंजन कुमार जी भी इस डिबेट का हिस्सा है। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। मेरा पहला सवाल उत्पल वल्लभ जी आपसे, क्या बिहार में लोकतंत्र हारा है, मशीनरी जीती है, जैसा दावा किया जा रहा है तेजस्वी यादव की ओर से? देखिए संतोष जी, ये चुनाव के पूर्व भी हम लोग कह रहे थे कि जिस तरह से ये जो सरकारी संस्थान है और ये सरकारी तंत्र का जो दुरुपयोग हो रहा है, उसका ये आशंका पहले से भी की जा रही थी। एक तरफ आप देखेंगे कि कई एक वर्ष ऐसा देखा जा रहा है कि चुनाव आयोग पे और खास करके विशेष तौर पे चुनाव आयुक्त पे संदेह जारी हो रहा है, तो उनको ज्यादा स्पष्ट करना चाहिए जिस पे आप संदेह है, जिन बातों को लेकर के। तो उस पे कभी भी चुनाव आयोग अपनी बात आपने चुनाव से पहले ये भी कहा था कि अगर आपको जरा भी संशय होगा तो आप बहिष्कार कर देंगे चुनाव का। अब आप चुनाव लड़े, देखिए आपने परीक्षा दी और परीक्षा में आप फेल हो गए, तो आप कह रहे हैं कि एग्जामिनर जो है वो ठीक नहीं है। संतोष जी, लोकतंत्र में भरोसा हम लोगों की है। हम लोग चाहते हैं, हम शुरू से लोकतंत्र में भरोसा किए हैं। तो जो लोकतंत्र में भरोसा है, इसलिए चुनाव से बहिष्कार की बात तब की जा रही थी जब आप। मैं यही भरोसा जानना चाहता हूं ना कि लोकतंत्र में आपको भरोसा है, लेकिन रिजल्ट पर आपको भरोसा नहीं। रिजल्ट आपके पक्ष में जाएगा तो आपको भरोसा, रिजल्ट आपके पक्ष में नहीं जाएगा तो आपको रिजल्ट पर कोई भरोसा नहीं। कर लेते हैं, फिर रिजल्ट पे भी आएंगे संतोष जी। संतोष जी, और देखिए सप्लीमेंट्री सवाल कर रहे हैं तो थोड़ा सा रिजल्ट के पूर्व पे भी जाते हैं, उसका रिजल्ट पे भी आते हैं। देखिए आप जिस तरह से चुनाव आयोग के जितने संदेहास्पद मुद्दे थे, उसको जब हम लोग उठा रहे थे, कहीं भी चुनाव आयोग जवाब देने के लिए सामने नहीं आई। चुनाव आयोग मजबूरी में कब आती है? जब सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ता है। और सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप भी किस कदर करना पड़ता है, ये चुनाव के पूर्व भी हम लोग कई एक बार चर्चा कर लिए थे। तो आप देखेंगे, उसके बाद आप देखेंगे कि जिस तरह से ये जो मॉडल, ये आदर्श चुनाव संहिता का जो उल्लंघन है, सर बहुत सारे ऐसे स्कीम हैं जो चुनाव के दौरान डायरेक्ट लाभ वाले बंद किए जाते हैं, आप चुनाव के दौरान उसको स्टार्ट करते हैं। इसको डायरेक्ट घूस कर सकते हैं। उसके अलावे
उसके अलावे आप देखेंगे कि जितना कम समय में एसआईआर के बाद तुरंत चुनाव का घोषणा, 6 तारीख को चुनाव का घोषणा करते हैं आप, उसके बाद 10 तारीख को आप चुनाव का नॉमिनेशन का डेट स्टार्ट करते हैं। तो बहुत ऐसी बात है जिसमें हम लोग एसआईआर में लगे थे, हम लोग कोर्ट जा रहे थे, हम लोग चुनाव आयोग के यहाँ जा रहे थे, पब्लिक के बीच में जाना है। आपको कोर्ट से राहत मिली? सारी चीजें जो चुनाव आयोग कराई, कोर्ट से आपको राहत मिली थी? चुनाव ऑर्गेनाइज कराना, कोर्ट की भूमिका पे बात करेंगे, कोर्ट की भूमिका पे बात करेंगे तो कोर्ट भी निर्णय बहुत पहले सुरक्षित रखी थी, लेकिन चुनाव के दौरान वो कोर्ट बुलाना, कोर्ट को भी आपने कटघरे में खड़ा कर दिया। लेकिन इलेक्शन कमीशन भी कटघरे में, कोर्ट भी कटघरे में, जनता भी कटघरे में, क्योंकि उन्होंने कहा है कि वोट खरीदा गया है, यानी कि जनता ने वोट बेचा है। देखिए व्यक्तिगत तौर पे संतोष गंगवार जी या न्यूज 18 की बात अगर नहीं करें, इस पर अगर नहीं लेंगे तो मैं तो ये चौथा स्तंभ को भी खड़ा कर रहा हूं। आप देखेंगे जिस तरह से आप चुनाव के पूर्व देखिए, चुनाव के पूर्व अब जो बिहार के मुद्दे थे उसको लेकर महागठबंधन के जो नेता हैं, पार्टियां हैं, वो भरोसा क्यों करें? चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो, जब आप सुने ना, और लेकिन प्रधानमंत्री आ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट भी ये कह चुका है कि दरअसल विपक्ष को ये बीमारी हो गई है किसी पर विश्वास न करने की। जब आप इससे ग्रसित हैं, चुनाव तो मुद्दा, आपको किसी पर विश्वास ही नहीं, संतोष जी, चुनाव तो मुद्दा पर विश्वास नहीं, आपको इलेक्शन कमीशन पर विश्वास नहीं, आपको मीडिया पर विश्वास नहीं, आपको अपने नेताओं पर भी विश्वास नहीं, आपको अपने नेताओं पर भी विश्वास नहीं, क्योंकि आपके टिकट बंटवारे में भी बहुत लेट लगती हुई, वो आपका इंटरनल मामला है। आपका सीएम फेस भी बहुत देरी से घोषित हुआ था, और डिप्टी सीएम कैसे घोषित हुआ वो भी आपको मालूम है, वो लेकिन आपका इंटरनल मामला है। आप किस पर विश्वास कीजिए? जो आप बात किसी पर विश्वास है? आप बात कर रहे हैं अभी देखिए, अभी कर रहे हैं कि ये समान मैदान उपलब्ध कराना चुनाव आयोग का, तो जहां तक डिप्टी सीएम का फेस की बात कर रहे हैं तो ये दोनों गठबंधन के साथ में था, ये स्पष्ट उधर भी नहीं था, इधर भी नहीं था, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो उधर भी ये बात था। लेकिन मैं जो कह रहा हूं आपको कि जिस तरह से चुनाव आयोग पे जितने सवाल उठाए गए, उस पे चुनाव आयोग ने कभी भी स्पष्टता से निष्पक्ष होकर के, आपने डायरेक्टली चुनाव आयोग से कभी कोई बात की नहीं। हाँ, भले आप आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, राहुल गांधी जी आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हैं और निकल जाते हैं। जब आपसे कहा जाता है कि एफिडेविट दे दीजिए, आप एफिडेविट नहीं देंगे, आप सुप्रीम कोर्ट अभी नहीं जाएंगे, क्योंकि आपको मालूम है 45 दिन तक डेटा सुरक्षित रखा जाएगा, 45 दिन के बाद आप इसी डेटा पर शोर करेंगे। ये कोई आपकी कोई रणनीति है? पहली बार जनता देख रही हो तो आप पर विश्वास नहीं किया जाए। यही बात चुनाव के पूर्व और चुनाव के बाद भी आज भी यही आसिफ जी की तरफ जो आंकड़े चुनाव आयोग के, स्वयं चुनाव आयोग के हैं, उस पर एफिडेविट देने का क्या मामला? ये तो चुनाव आयोग के खुद के आंकड़े हैं। ये भी आसिफ जी की तरफ जा रहा हूं, मैं आसिफ जी की तरफ जा रहा हूं। आसिफ जी, क्या वोट खरीदा गया है? देखिए, जो एसआईआर की प्रक्रिया चली, जो 10,000 रुपए बांटे गए और चुनाव आयोग की चुप्पी रही, ये मामला संदिग्ध है। इसे आप सर्टिफिकेट नहीं दे सकते कि ये मामला संदिग्ध नहीं है। चुनाव आयोग की भूमिका संदिग्ध है, लेकिन सिर्फ उसी से हम हार गए ये कहना ठीक नहीं है। सिर्फ उसी से नहीं हारे, अन्य कारण भी हैं। जो एक प्रश्न आपने उठाया, देखिए गठबंधन में जिस तरह से सीट शेयरिंग का फॉर्मूला आया और हम फ्रेंडली फाइट पर गए, ये फ्रेंडली फाइट बड़ा ही नुकसानदेह साबित हुआ हम लोगों के लिए। डिप्टी सीएम की घोषणा में जिस तरह का वातावरण बना, ठीक है, घोषणा होनी है, सारे गठबंधन करते हैं, एक अच्छे वातावरण में वो अगर घोषणा हो गई रहती, वो जो वातावरण बना उससे भी ये मैसेज गया कि भाई यहां कुर्सी को लेकर आपस में सिर फुटअव्वल है। तो तीसरी बात कि हम अपनी बात, जो जिन रणनीतियों पर हमें चुनाव लड़ना था, जिन वादों पर हमें चुनाव लड़ना था, उससे बहुत मजबूती से डोर टू डोर जो भाजपा कर लेती है, भाजपा एक एक वोटर को पकड़ लेती है, हम एक एक घर की ही अगर बात कर लें तो डोर टू डोर हम वो मैसेज भी नहीं ले जा सके। तो हम चुनाव आयोग को क्लीन चिट नहीं देंगे। देखिए, संस्था, कोई संस्था क्या है, संस्था आदमी चलाता है, बेईमान आदमी जाएगा तो किसी भी संस्था में बेईमानी कर लेगा, चुनाव आयोग में कोई बेईमान जाएगा तो बेईमानी करेगा ही। इसलिए हम उनको नहीं कहेंगे कि भाई चुनाव आयोग बड़ा पाक साफ था, इस चुनाव में संदिग्ध है, लेकिन हमारी अपनी भी कमजोरियां रहीं, हमारी अपनी भी कमियां रहीं, और अपनी कमियों से अगर आप नहीं लड़िएगा, उस पर पर्दा डालते चलिएगा, तो आने वाले चुनाव भी आपके लिए कठिन होंगे। अपनी कमियों से पहले लड़ा जाए, अपनी कमियों को दूर किया जाए, फिर चढ़ाई करेंगे बेईमान चुनाव आयोग पर। से बात रखने वाले प्रवक्ता हैं और मैं आपका प्रशंसक भी हूं, आपकी इस जो शैली है इसका कायल भी हूं। मैं आपसे बहुत सीधा सा समझना चाह रहा हूं।
चुनाव आयोग पर तो आप पहले से निशाना साध रहे थे, उनकी संलिप्तता पर आप पहले से सवाल खड़े कर रहे थे। इस चुनाव में बड़ी वजह क्या थी महागठबंधन की हारने की? आपका अपना व्यक्तिगत प्रदर्शन, दो बड़ी और जो आपके गठबंधन में जो सामंजस्य नहीं था वो, या चुनाव आयोग जैसा कि तेजस्वी यादव ने अब स्टेटमेंट दे दिया आकर कि वोट खरीदा गया, चुनाव आयोग इसमें नहीं, दो बड़े कारण जो और हम हार गए जी। दो बड़े कारण जो मैं समझ पा रहा हूं, हो सकता है कि मेरी समझ छोटी हो, लेकिन चूंकि आपने दो ही पूछे तो मेरी समझ से एक चुनाव आयोग की बेईमानी, दूसरा हमारे गठबंधन में सामंजस्य की कमी। ठीक है, अब मैं बीजेपी प्रवक्ता की तरफ जा रहा हूं। कुंतल जी, कांग्रेस तो यह आरोप लगाती रही है पहले भी और कई और स्टेट में लगाए हैं कि चुनाव आयोग पर उनको विश्वास नहीं है, और खासकर चुनाव आयोग के जो प्रमुख हैं इस समय ज्ञानेश कुमार जी, उन पर उनको विश्वास नहीं है। वो असितनाथ तिवारी जी ने भी कह दिया। लेकिन आरजेडी चुनाव हारने के बाद जब वोट चोरी का मुद्दा राहुल गांधी चुनाव आयोग से चुनाव से पहले बना रहे थे, तेजस्वी यादव मुखर नहीं थे, यह उनके लिए मुद्दा नहीं था, यह आरजेडी के लिए मुद्दा नहीं था। लेकिन चुनाव हार गए, चूंकि अब हार हो गई, शिकस्त हो गई, तो चुनाव में बेईमानी का आरोप लगा दिया गया। अच्छा संतोष जी, एक बात मैं इस बात को, तथ्य को सामने लाना चाहता हूं कि कांग्रेस या हमारे देश के बाकी कोई भी विपक्षी दल अगर चुनाव आयोग को, चुनाव आयुक्त को या किसी भी संवैधानिक संस्था पे सवाल उठाते हैं तो वो सवाल तो हर समय के लिए होना चाहिए ना, वो सवाल तो इक्विटेबल होना चाहिए ना। जिन जगहों पे आपका गठबंधन जीतता है वहां चुनाव फ्री एंड फेयर हो जाते हैं, निष्पक्ष हो जाते हैं, और जिन जगहों पे आप हारते हैं तो चुनाव आयोग, चुनाव आयुक्त और बाकी सारे संवैधानिक संस्थाएं आपके खिलाफ हो जाती हैं। नहीं, उस पर उनका तर्क यह है कि लोकतंत्र का अपमान करना है। जहां पर महागठबंधन की सरकार चल रही है या इंडिया अलायंस की सरकार चल रही है या कांग्रेस वहां पर जहां सरकार पर है, दरअसल वो वहां पर चुनाव जीते नहीं है, आपने उन्हें चुनाव जिताया है। इस पर उनका तर्क ये होता है, आप वहां पर चुनाव हारे हैं, वो वहां चुनाव नहीं जीते। संतोष जी, अब देखिए, मैं व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, पर जब दलों की कमान नौसिखियों और उन लोगों के हाथ में आती है जो नॉन सीरियस पॉलिटिशियन है, तो ही ऐसे नैरेटिव गढ़े जाते हैं। जिन जगहों पे कांग्रेस चुनाव जीती है वहां हमने उन्हें चुनाव जिता दिया। आज के दिन में 41 लोग विपक्ष में जीते हैं ना, उन 41 को हमने जिता दिया। जो लोग जीते हैं वो तो भाई लोकतंत्र की जीत से जीत गए हैं, और 202 जो हारे हैं उनको मशीनरी ने चुनाव हरा दिया। ऐसी नॉन गंभीर बातें इस देश के युवराज टाइप के लोग ही, और जो नालायक युवराज हैं वही लोग कर सकते हैं। इसीलिए जिन दलों को ये नालायक युवराज लीड कर रहे हैं वो दल लगातार चुनाव हारे जा रहे हैं, क्योंकि जमीन से कोई मतलब नहीं है। आज नेता विपक्ष, दोनों नेता विपक्ष, देश हो या प्रदेश हो, देश के नेता विपक्ष को तो हम लोग बहुत दिनों से जानते हैं वो क्या है क्या नहीं है। इस प्रदेश के नेता विपक्ष जो अचानक से प्रकट हुए, वो भी किसी पॉडकास्ट में, जमीन पे तो दिखते नहीं है। उनके विषय में यह बात बताना भी आपके दर्शकों को जरूरी है। चुनाव के बाद पहला सत्र था, राज्यपाल के अभिभाषण पे चर्चा चल रही थी, बहुत गंभीर सत्र होता है, और नेता विपक्ष लालू के लाल तेजस्वी यादव गायब थे। बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां भी सुभान अल्लाह। बड़े मियां को तो कोलंबिया और ब्राजील जाने की आदत लगी हुई थी, छोटे मियां भी पता चला कि सत्र के बीच में ही चले गए हैं विदेश यात्रा पे, और उसी बीच में इनका पॉडकास्ट आ जाता है। साहब, बिहार की जनता के पास इन चुनावों में दो विकल्प थे। पहला विकल्प वापस 15 साल के वही जंगल राज में चले जाना, जहां पे अपराधी भ्रष्टाचारी सरकार चलाया करते थे, और दूसरा विकल्प था कि लगभग 2 दशकों का ये जो सुशासन रहा है, विकास की तरफ बढ़ता बिहार रहा है, मोदी और नीतीश कुमार का कमिटमेंट रहा है, उसके साथ चले जाना। बिहार की जनता ने एक अच्छे भविष्य की तरफ अपना बटन दबाया और भाजपा और नीतीश कुमार की जोड़ी को चुना। बड़ा स्पष्ट है, बिहार में पिछले लगभग 2 दशकों से, और विशेष करके 2014 के बाद, ब्यूरोक्रेसी और लेजिस्लेटिव, जनता के चुने हुए लोग, हम सरकार में थे, हम और हमारे साथ काम करने वाले लोग, नौकरशाह, सबने मिलकर के बिहार के लिए एक लक्ष्य तय किया। आप बात करते हैं माननीय मुख्यमंत्री पे, जो लोग सवाल उठाते हैं, मुख्यमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी का कार्यालय 24 घंटे कार्यरत है। 24 घंटे
मुख्यमंत्री जी के कार्यालय में जो अधिकारी बैठे हुए हैं, जिन पे तरह तरह के सवाल उठते थे कि कौन से बॉस है और कौन से बॉस, उन्हीं बॉसेस के कारण आज आपके पास 24 घंटे कार्य करने वाला मुख्यमंत्री का कार्यालय है। माननीय मुख्यमंत्री इस एज में आज भी वो बिहार कैसे इंडस्ट्रियलाइज हो इसकी चिंता करते हुए बक्सर घूम के आए हैं। जहां पे एक कलेक्टिव एफर्ट होगा कि स्टेट कैसे आगे बढ़े, लोग कैसे खुशहाल हों, वहां पे तो जंगल राज और खुशहाली के बीच में किसी को भी चुनना होगा तो खुशहाली को ही चुना जाएगा। यही वो सिस्टम था जिसने हमें चुनाव जिताया। हमारे देवतुल्य कार्यकर्ता सरकार की जितनी भी हमारी उपलब्धियां थी उनको लेकर के जनता के बीच में गए और कहा कि आपके पास ये दो चीजें हैं चुनने को, जंगल राज, अपराध का राज या कानून का राज, विकास का राज। लोगों ने कानून और विकास के राज को चुना। ठीक, बात सही है। मैं महेश जी के पास जा रहा हूं। हमारे मित्र भी हैं, सच्चाई है। नहीं, एक सेकंड संतोष जी, ये सच्चाई है कि भारतीय जनता पार्टी के पास या एनडीए के पास जो कार्यकर्ताओं की फौज थी, हम हर एक व्यक्ति के पास पहुंचे। और राष्ट्रीय जनता दल के तो नेता ही 4 घंटे की राजनीति करते थे, तो कार्यकर्ता क्या करेगा? जो नेता इतने महत्वपूर्ण सत्र को छोड़ करके विदेश घूमने चला जाए, उसका कार्यकर्ता तो वैसे ही हतोत्साहित रहेगा। ठीक, सारे कारण थे और जनता का आशीर्वाद वो फैक्टर था। महेश जी, सवाल ये भी उठाया है तेजस्वी यादव ने कि जब वो बैलेट पेपर खुले तो वो आगे चल रहे थे और ईवीएम खुली तो वो इतने पीछे हो गए कि उनको 25 सीटों पर समेट दिया और 35 सीटों पर पूरा गठबंधन समेट गया। विपक्ष से कुल 41 विधायक चुने गए। देखिए संतोष जी, जिस नेता को बिहार के जनता पे ही विश्वास नहीं है तो वो तो निपट ही जाएंगे ना, इसमें कहाँ कोई दिक्कत है। इनको ना जनता पे विश्वास है, ना अपने परिवार पे भी विश्वास इनको नहीं है। जनता तो छोड़ दीजिए, इनको अपने परिवार पे भी विश्वास नहीं है, इलेक्शन कमीशन पे विश्वास नहीं है, संविधान पे विश्वास नहीं है। तो जिसको किसी पे विश्वास ही नहीं है तो जनता ने उनको निपटा दिया। इन लोगों की जो स्थिति है, अब लाए हैं सलाहकार, कहां से लाए हैं? हरियाणा से चुन के। तो हरियाणा में क्या स्थिति हुई थी कांग्रेस का, तो वही स्थिति यहां करा दिए। इन लोगों का जो खुद ही सीरियस नहीं हो, जब सदन चल रहा हो वहां नेता विरोधी दल नहीं उपस्थित रहे और उसके बाद ये लोग आरोप लगाते हैं कि समय नहीं दिया गया है। अरे भाई, आप जिनको डिप्यूट किया था उनको आप जाके देखिए ना, 18 मिनट समय दिया गया है। आप बात करते हैं जिम्मेदारी की, आप जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हैं नहीं। आप तो यूरोप की यात्रा पे हैं, तो आपको बिहार की जनता कैसे चुनेगी? बिहार की जनता तो जो 24 घंटा काम करने वाले लोग हैं उनको चुन लिया है। और नीतीश कुमार जी ने, आपने देखा होगा संतोष जी कि चुनाव के दरमियान में 3 दिन बारिश का मौसम रहा है इस बिहार में, और नीतीश कुमार ने पटना से सीधा बाय रोड जाते हुए आपको कुशेश्वर स्थान, दरभंगा, समस्तीपुर में रोड शो किया। और तेजस्वी यादव यहीं आराम से बैठ के ज्यादातर राजनेताओं ने उनमें तेजस्वी यादव भी शामिल है, उसमें डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी शामिल हैं जिन्होंने अपनी सभाएं कैंसिल की थी। नहीं, संतोष जी ठीक है बारिश के कारण हुआ, लेकिन नीतीश कुमार जी हमारे नेता थे ना, तो नीतीश जी ने जिस तरीके से उस चुनाव में भी ठीक 74 साल के उम्र में अपनी गंभीरता को दिखाया और जनता के बीच खड़ा रहा बारिश के समय में, तो बिहार की जनता किसको चुनेगी? ठीक, अभिरंजन जी, ये तो जो आरोप है तेजस्वी यादव का, ये बहानेबाजी ज्यादा नजर नहीं आ रही है इसमें। सच्चाई, अगर आप इलेक्शन से पहले ये कह रहे थे कि अगर हमें जरा भी संशय सुबह होगी तो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, फिर आप चुनावी मैदान में जाते हैं, फिर आंतरिक कलह से जूझते हैं। आंतरिक कलह सबने देखी, असितनाथ तिवारी जी तो स्पष्ट तौर पर स्वीकार भी कर लेते हैं कि फ्रेंडली फाइट जैसी राजनीति में कुछ होता नहीं है। उसके बावजूद जब रिजल्ट आपके खिलाफ आ गया, अब आप कह रहे हैं कि नहीं साहब, इलेक्शन कमीशन ठीक नहीं था, मशीन ठीक नहीं थी, मशीनरी से ये जीत गए, कोर्ट ठीक नहीं है, और अब जनता पर भी विश्वास नहीं है। वो कह रहे हैं कि वोट चोरी, वोट खरीद लिया गया। खरीदा तो तब जब जनता ने बेचा। विपक्ष यदि ईमानदार होगा, विपक्ष यदि आत्मचिंतन, आत्ममंथन करने की स्थिति में होगा, तभी उसके आरोपों की भी विश्वसनीयता होगी। जैसे मैं इस मामले में तारीफ करता हूं हमेशा असितनाथ जो बैठे हुए इस पैनल, मैं कह सकता हूं कि विपक्ष में एक ईमानदार व्यक्ति तो है जो चुनाव से पहले से
लगातार ये बात उठाता रहा कि फ्रेंडली फाइट जैसी कोई चीज नहीं। इसका मतलब असित नाथ जैसे उनके प्रवक्ता कार्यकर्ता सूंघ रहे थे कि हालात ठीक नहीं है, हमारे सामंजस्य की कमी के कारण हम एक बड़ी हार की तरफ जा सकते हैं। इसको गठबंधन के बड़े नेता नहीं सूंघ पा रहे थे क्या? इसमें कोई रॉकेट साइंस तो था नहीं। जिसको असित नाथ जैसे ईमानदार कार्यकर्ता प्रवक्ता सूंघ रहे थे, उसको तेजस्वी यादव, राहुल गांधी जैसे बड़े नेता नहीं सूंघ पा रहे थे। ये क्या बात हुई? देखो, मैं 2-3 चीजें आपसे कहना चाहता हूं। मैं मान लेता विपक्ष के आरोप को, यदि वो अपनी कमजोरियों पर मंथन करने की प्रक्रिया में दिखाई देते तो। अब मुझे बताइए, वोट चोरी हुई मैं मान लेता, एक आरोप लगा कि वोट चोरी हो रही है, लेकिन जब एसआईआर के बाद फाइनल लिस्ट आ गई तो इतना कितना समय हो गया भाई? आपने सुप्रीम कोर्ट में कुछ मृतकों को, तथाकथित ऐसे लोगों को खड़ा कर दिया था जो जिंदा थे लेकिन उनको मृतक बताया जा रहा था। अब इतने दिन हो गए, क्या आप ऐसे 10-20 हजार, 50 हजार, लाख, 2 लाख लोग आप चिन्हित नहीं कर पाए क्या पूरे बिहार में? या 5-10 लोग, 20 लोग चिन्हित नहीं कर पाए, जबकि आपके बूथ लेवल एजेंट्स की निगरानी में वो सारी प्रक्रिया पूरी की गई है? तो कम से कम आप ऐसे लोगों को अब तो सामने ले आते, दिखा देते कि भाई इनका नाम कट गया एसआईआर के बाद, तो हम मान लेते कि भाई चुनाव आयोग की प्रक्रिया के कारण जो है गड़बड़ी हो गई। फिर मान लीजिए कि आप ये साबित नहीं कर पाए कि नाम किसी का कटा। अब जिनका नाम नहीं कटा उनको वोट देने से मान लीजिए रोक दिया गया होता कि वोटर लिस्ट में नाम है लेकिन उनको वोट देने से रोक दिया गया। अगर ऐसे लोग सामने आते, कहते देखो मेरा वोटर लिस्ट में नाम था लेकिन मुझे वोट नहीं देने दिया गया, धमका दिया गया, रास्ते में रोक दिया गया, या सबके हाथ में मोबाइल है, कोई एक वीडियो आपको ऐसा नहीं, दिखा? उनका तो सीधा आरोप है ना कि मशीनरी का इस्तेमाल किया गया, यानी कि ईवीएम के थ्रू एनडीए को जिता दिया गया। मैं उसी चीज पे आ रहा हूं, देखो, अगर गड़बड़ी हुई है तो उसके कई चरण होंगे ना। पहला है कि वोटर लिस्ट से नाम हटा दिया, वो तो प्रमाणित हुआ नहीं। दूसरा है कि वोटर लिस्ट में नाम है लेकिन आपने बूथ तक पहुंचने नहीं दिया, तो ऐसा भी कोई एविडेंस नहीं आया। तीसरा है कि आप बूथ पर पहुंचे, फिर आपको वोट नहीं देने की दिया गया, वहां बूथ कब्जा हो गया, वहां पर बूथ लूट हो गई। इस तरह की कोई हिंसा की खबर तो समूचे बिहार से कहीं आई नहीं। चौथा है कि भाई आपने वोट डाला लालटेन को, आपने वोट डाला हाथ छाप को, और वो चला गया कमल या तीर पे, तो ईवीएम में वो दिखाई देता है। कोई एक आदमी जो है बूथ से बाहर आके उसने ये कंप्लेन तो किया नहीं समूचे बिहार में कि मैंने लालटेन पे वोट डाला था और तीर को या कमल को वोट चला गया या हाथ पे, तो ऐसा भी नहीं हमने देखा। फिर पांचवी बात क्या होती है कि ईवीएम की बात आती है कि भाई सब कुछ ठीक रहा, कहीं कोई दिक्कत नजर नहीं आई, तो ईवीएम पर तो भाई साहब आडवाणी जी भी आरोप लगाते थे, अभी जो है विपक्ष के सारे नेता भी आरोप लगा रहे हैं। आज तक कोई प्रमाणित कर पाया क्या? प्रमाणित तो करो भाई, बिना सबूत के तो कोई बात नहीं हो सकती। तो अब सवाल यह है कि टेक्निकली भी जब हम देखते हैं, अंकगणित के हिसाब से भी देखते हैं, तो आप चुनाव आयोग की प्रक्रिया को कहीं से भी सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं कि उसमें गड़बड़ी रही है। अब आपके वोट प्रतिशत भी नहीं गिरे महागठबंधन का। जब मैं 2020 की तुलना में वोट प्रतिशत देखता हूं निकाल के, संतोष जी, तो मुझे तो 0.60% जो है पिछले 2020 के विधानसभा चुनाव की तुलना में बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। तो आपके वोट प्रतिशत भी नहीं गिरे, फिर आप कह रहे हैं कि मेरे साथ गड़बड़ी हो गई। अब सवाल है कि एनडीए का वोट प्रतिशत 9% के आसपास बढ़ गया, तो एनडीए का वोट प्रतिशत जो 9% बढ़ा है वो दिखाई दे रहा है कि क्यों बढ़ा है। उसको भी आप सीधे तौर पर, स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं कि एलजेपी पिछली बार नहीं था, उपेंद्र कुशवाहा पिछली बार नहीं थे, 6-7, 7.5% वोटों का शेयर यही लोग लेके चले आते हैं, वो जुड़ गए। भाजपा के वोट पिछली बार जेडीयू को ट्रांसफर नहीं हुए थे। जो असित नाथ तिवारी बार बार कहते रहे हैं कि फ्रेंडली फाइट जैसी कोई चीज नहीं होती है, तो पिछली बार फ्रेंडली फाइट थी वहां पर एनडीए के अंदर, तो बीजेपी के भी वोट पूरी तरह से जेडीयू को ट्रांसफर नहीं हुए, जिसके कारण आपने देखा कि 40-50 सीटों पर कम से कम जेडीयू को हार मिली। तो मैं ये कह रहा हूं कि एनडीए के जो वोट 9% बढ़े उसके कारण दिखाई दे रहे, आपके वोट प्रतिशत कम नहीं हुए। चुनाव आयोग ने किसी भी लेवल पर, किसी भी स्टेज पर कोई गड़बड़ी की हो, ये चीजें प्रमाणित नहीं हो रही हैं, और उसके बाद आपके अंदर की कमियां भी दिखाई दे रही है। भाई आप देखो कि किस तरीके से कांग्रेस को सबोटाज किया आरजेडी ने, और आरजेडी को सबोटाज किया कांग्रेस ने। अब इसको एक्सेप्ट करने में क्या प्रॉब्लम है? क्या मुझे एक बात बताइए, कांग्रेस के नेताओं को मंच पर चढ़ने से नहीं रोका गया? जब चुनाव है, एकजुटता दिखानी है, तो क्या मतलब जो है आप अपने गठबंधन सहयोगियों के नेताओं को मंच पे नहीं चढ़, क्या मोदी के मंच पे सभी एनडीए के नेता नहीं चढ़ते कि तेजस्वी के मंच पे कांग्रेस के सभी नेता नहीं चढ़ सकते? क्या राहुल गांधी जो है वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा देने के बाद करीब 2 महीने के लिए बिहार के मैदान से गायब नहीं हुए? अच्छा, गायब हुए तो उसके बारे में मुझे जानकारी है कि उन पर काफी दबाव था,
कि भाई आप ये सब फालतू बातें आकर बिहार में मत कीजिए। बेचारे राहुल गांधी जो जिन्होंने माहौल बनाया सबसे पहले, उन्हीं को उत्पल बाहर जी कर से दिया जवाब गया। ले लेते हैं। तो एक मिनट में कंप्लीट कर दूं। उन्हीं को बाहर कर दिया गया, राहुल गांधी को। उसके बाद आप देखिए कि मुख्यमंत्री पद का चेहरा आप घोषित कर रहे हो, उसमें जो है सो एकमात्र राहुल गांधी की फोटो नहीं है, राहुल गांधी उसमें उपस्थित नहीं है। घोषणा पत्र आप जारी कर रहे हो, उसमें राहुल गांधी उपस्थित नहीं है। तो भाई आप एक दूसरे को सबोटाज कर रहे थे। राहुल गांधी आए छठ के बाद, चुनाव से 5 दिन 6 दिन 7 दिन पहले। तो मेरा यह कहना है कि जब आप एक दूसरे को सबोटाज कर रहे थे, आप में सामंजस्य था नहीं, एक एविडेंस आप दे नहीं पा रहे हैं, आपके वोट प्रतिशत कम हुए नहीं, एनडीए का वोट प्रतिशत क्यों बढ़ा, वो सब कुछ दिखाई दे रहा है। तो फिर आप ये आरोप प्रत्यारोप वाली चीजें जब करेंगे तो उत्पल जनता जी, में आपके आपका खिलाफ नैरेटिव बहुत कलेक्ट- मजबूत होगा। हाँ जी, उत्पल जी, आपका संयुक्त प्रयास नहीं दिखा, शिकस्त की साफ सीधी सी वजह दिख रही है। एनडीए का 2020 में संयुक्त प्रयास नहीं था, आप उनके नजदीक तक पहुंचे थे। इस बार उन्होंने संयुक्त प्रयास किया, आप संयुक्त प्रयास नहीं कर पाए। जी नहीं देखिए, जो बातें, एक तो संतोष जी, मैंने क्या कहा, मैंने कहा उस समय कि ये बातें जो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री का घोषणा होना, तो ये चीजें दोनों जो गठबंधन है उधर भी है। आप देखे होंगे कि नीतीश जी के भी चेहरे के नाम पर अमित शाह जी कभी क्लियर नहीं हुए, प्रधानमंत्री जी भी ऐसा स्पष्ट मैसेज नहीं दिए। उनकी तरफ से तो पहले दिन से स्पष्ट ये जो था। कह रहे हैं, आपने ये फरवरी दोनों से तरफ शोर था। मचाना शुरू दूसरी किया था, बात वो आप कह फरवरी रहे से हैं। ही ये स्पष्ट करते जा रहे थे। आप इसी सुनिए ना, दूसरी बात इसी आप पैनल सुनिए में ना, बैठ के दूसरी प्रवक्ताओं बात ने आप कहा कह था रहे कि हैं। हमारे आप सुनिए ना, दूसरी बात चेहरा नीतीश कुमार है आप और सुनिए, संयुक्त दूसरी बात आप कह रहे पोस्टर हैं भी लगे थे कि दोनों। चिराग पासवान जी पिछले बार चिराग पासवान जी जदयू के खिलाफ में थे, लेकिन भाजपा के खिलाफ में उम्मीदवार नहीं दिए थे, तो उनका वोट प्रतिशत बढ़ने का मतलब, तो ये सारी चीजें, उसके बाद और भी बहुत सारी चीजें हैं जिस पर अगर आप छोटी छोटी कारण बहुत सारे हैं। आप देखें कि आप चुनाव के दौरान बोले कि हम छठ में स्पेशल जो बिहार के लोग हैं उनको बुलाने के लिए ट्रेन ला रहे हैं 12,000, लेकिन ट्रेनें 3 तारीख को आती है, छठ 28 तारीख को समाप्त हो जाती है। उसके अलावा बहुत ऐसा जो सरकार का प्रयास हुआ, अब रेल विभाग भी इसमें मदद कर रही है। अब छठ के नाम पर आने के लिए, बिहार आने के लिए 3 तारीख तो व्यवस्था अगर दुरुस्त की जा रही है, तो इसमें आपको ये लग रहा है कि मशीनरी का दुरुपयोग हो रहा है। ठीक है, छठ ये कौन सा अगर व्यवस्था है? लोगों को सुविधाएं दी जा रही है, ये कौन सी तो व्यवस्था? वोटर 28 तारीख को छठ समाप्त होती है। सुविधा ही मांग रहा था 3 ना। तारीख को छठ करने वाले लोगों को कुंतल जी, बुला रहे हैं, ये कौन सी व्यवस्था है? ये सारे सवाल जो है ना, ये सारे सवाल थोड़ा सा साइंटिफिक होकर के हम लोग बात कर ले। हम लोग ये राजनीतिक बयानबाजी तो होती रहेगी। थोड़ा संक्षिप्त राष्ट्रीय में जल्दी जनता से। दल का वोट प्रतिशत उतना ही नहीं रहा, जबकि बढ़ गया, कुछ प्रतिशत बढ़ गया। अगर राष्ट्रीय जनता दल को हर क्षेत्र में 50-60 हजार लोगों ने उन पर विश्वास जताया, और मैं ये कह दूंगा तो लोकतंत्र का अपमान होगा। हम लोकतंत्र का अपमान नहीं करते हैं। अब क्या है कि हमने, बड़ा साइंटिफिक रीजन है, पिछली बार, भाई साहब आप सुन लेना, उत्पल जी, सुन अब ले समय भाई कम साहब, है मेरे पास, अब ये संक्षिप्त में भी अपनी एक बात को कारण रखने है। दीजिएगा जल्दी से। देखिए कुंतल जी, हमने जो काम किया उस पे हमें मौका मिला फिर से। इन्होंने जो काम किया 15 वर्ष में, लूट खसोट, अपराध को बढ़ावा, अपराधियों को बढ़ावा, भ्रष्टाचार में सजा याफ्ता इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, इन्होंने जो काम किया उसका इन्हें मिला। भाई बिहार अब फिर से लालटेन राज और जंगल राज की तरफ नहीं जाना चाहता है। बिहार फिर से अपराधियों की सरकार नहीं चाहता है। बिहार चाहता है कानून की सरकार, बिहार चाहता है विकास की सरकार। इसलिए ठीक है, असिनाथ तिवारी जी की तरफ जा रहा हूं। बात है, असिनाथ तिवारी जी, बात है कि जजों को कहां निपटा करके वो अपनी सजा निपटा लेते हैं। ये सब बात आप बंद कीजिए। मैं पूछता हूं जी, आप अपने समय को रख लिया अपने 20 वर्षों में बासित जी की तरफ जा रहा हूं, मेरे पास समय कम है, प्लीज। कौन ऐसा काम किए थे? उत्पल जी, मेरे पास समय कम है, बासित जी की तरफ जा रहा हूं। कम से कम आपके सहयोगी रहे हुए हैं, गठबंधन सहयोगी हैं, उनकी तो आवाज मत दबाइएगा। जब 20 वर्ष से सत्ता शासन में थे आप। ठीक है असित जी, प्रत्यक्ष घूस। संतोष जी, हाँ। मैं बहुत गौर से अभिरंजन कुमार जी को सुन रहा था। एक पत्रकार रहने के नाते मैंने व्यक्तिगत तौर पर उनको देखा है, और ये दावे के साथ कह सकता हूं कि उस आदमी को ईमान की खरीदने की औकात किसी की नहीं है। अभिरंजन कुमार को कोई खरीद ले, इतनी हैसियत अभी किसी की नहीं हुई है। वो आदमी छोटा हो सकता है, लेकिन बड़ी राशि भी उसे खरीद नहीं सकती। तो उन्होंने जो बातें कही, हम गठबंधन के सभी लोगों को नसीहत के तौर पर वो बात लेनी चाहिए। उनकी बात को हम नसीहत के तौर पर ले और आगे की लड़ाई के लिए तैयार हों। अगर हम उन नसीहतों से कुछ सीखने को तैयार नहीं है, तो इसी तरह की बहसों में बैठे रहेंगे और नतीजे कुछ खास होंगे नहीं।
ठीक, बहुत अच्छी बात। महेश जी जल्दी से। देखिए संतोष जी, अब इन लोगों पे हम लोगों को कुछ कहना नहीं है। हमारा दायित्व है तो बिहार इनडायरेक्टली को आप पर भी कैसे, लग रहे हैं। अगर सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया है तो सत्ता में तो आप ही थे। देखिए ये आरोप कब नहीं लगा रहे हैं, ये किस पे नहीं लगा रहे हैं, ये तो इलेक्शन कमीशन पे लगा रहे हैं, ये संवैधानिक संस्थाओं पे लगा रहे हैं। एक तरफ कहते हैं कि हम संविधान को मानते भी हैं। तो इन लोगों का कहना और करना कुछ समझ ही नहीं आता है, इसीलिए तो बिहार की जनता ने रिजेक्ट कर दिया है। अब हम लोगों का जो बिहार की जनता ने जिम्मेदारी दिया है, जिम्मेदारी दिया है, उस जिम्मेदारी को हम लोग कैसे निर्वहन करें, इस पे हम लोग काम कर रहे हैं। बाबा साहब ने खुद कहा है कि संविधान को इम्प्लीमेंट करना। अरे वही बाबा साहब के तस्वीर को लालू यादव जी अपने पैर के नीचे रखते हैं। आप बात करते हैं, नीतीश कुमार आप बाबा साहब के सम्मान की बात करते हैं। नीतीश कुमार जी विपक्ष में होते बाबा हैं, साहब के ये तस्वीर सारे को मुद्दे नीतीश लालू कुमार यादव अपने पैर के नीचे रखा था, ये भी आपको बताना चाहिए। जब नीतीश कुमार जी आप संविधान को खिलाफ में मानते होते हैं भाई। हैं तो ये हमेशा मेरे पास समय की कमी है। अभिरंजन जी की तरफ जा रहा हूं मैं। अभिरंजन जी, कांग्रेस कम से कम, बिहार कांग्रेस, मैं राष्ट्रीय कांग्रेस की बात नहीं कर रहा, बिहार कांग्रेस कम से कम ये साफ गोई से कह रही है कि उनके साथ उन्होंने जो सबक लिया है उस पर वो काम करेंगे, और इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। क्योंकि अभी उन्होंने अवलोकन भी किया था कि किन किन वजहों से वो हार हुई थी, और जिन लोगों ने सपोर्ट नहीं किया था, जिन जिला अध्यक्षों ने सपोर्ट नहीं किया था, उन पर कार्रवाई भी हुई। लेकिन आरजेडी बहानेबाजी कर रही है। तेजस्वी यादव बिहार में है नहीं, तो फिर इसका नुकसान तो आगे भी देखने को मिलेगा। नहीं, निश्चित रूप से देखिए कांग्रेस के साथ गलत हुआ। मैं ये कहता हूं कि कांग्रेस की इतनी बुरी स्थिति भी नहीं होनी चाहिए थी। कांग्रेस के साथ बहुत गलत हुआ इस चुनाव के अंदर, लेकिन मैं उनकी इंटरनल चीजों में नहीं जाना चाहता हूं। मैं दो चीजों की तरफ और आपका ध्यान संक्षेप में खींचना चाहूंगा। एक मुद्दा ये लोग उठाते हैं कि 10,000 रुपए दिए गए, 10,000 रुपए दिए गए, वो एक स्कीम के तहत आई, चुनाव से पहले उसकी घोषणा हुई। ऐसा मुझे बाद में पता चला कि चुनाव की घोषणा के बाद भी चुनाव से पहले, ठीक पहले तक जो है राशियां ट्रांसफर की जाती रही। झारखंड और एक अखबार ने, हाँ ठीक है, तो एक अखबार ने मुझे पूछा तो मैंने कहा कि नहीं, ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। चुनाव को प्रभावित करने वाली ये एक चीज हो सकती है, लेकिन साथ ही मैं ये भी कहूंगा कि इस पर कंसेंसस तो बनाना पड़ेगा। यही काम झारखंड के अंदर वोटिंग से एक दिन पहले मैया सम्मान योजना का पैसा ट्रांसफर किया जाता है, विपक्ष की तरफ से कोई आवाज नहीं उठाती कि हम गलत कर रहे हैं। एनडीए ने कर दिया तो आपने कहा कि गलत किया, तो कंसेंसस बनाओ। स्कीम को रोकी है या नहीं रोकी है? मैं हर गलत के बीच में नहीं, बहुत समय कम है। चुनाव आयोग कई राज्यों में इस तरह के स्कीम को रोकी है या नहीं रोकी है, मैं पूछना चाहता हूं। झारखंड में क्यों नहीं रोका? झारखंड में आप लोगों की गठबंधन सरकार थी। झारखंड में एक दिन, झारखंड में क्यों नहीं रोका, ये तो चुनाव आयोग से पूछिए। भैया सम्मान योजना का पैसा ट्रांसफर, तो यहाँ क्यों नहीं रोका जा सकता? चुनाव आयोग से अगर पूछ लीजिए, के सारे लोग मुझसे उलझने से नहीं होगा। मैं तो कह रहा हूं सारे लोग चुनाव के दौरान भी ये बात उठा रहे थे। भाई मुझसे उलझने से नहीं होगा। मैं ये कह रहा हूं सब मिलकर कंसेंसस बनाइए। दूसरी चीज है, जो प्रवासी आए चुनाव के दौरान, जो प्रवासी चुनाव के दौरान आए, तो लोकतंत्र में ये सरकार की भी जिम्मेदारी है और सभी स्टेक होल्डर्स की जिम्मेदारी है कि अगर वोटर बाहर रहते हैं तो उनको जो है सुविधापूर्ण तरीके से राज्य में पहुंचाया जाए। अगर ये काम भाजपा ने, अगर मान लीजिए कि इफेक्टिवली किया, ये काम अपोजिशन के लोगों ने क्यों नहीं किया? क्या आरजेडी के लोग नहीं अपने अपोजिशन के लोग नहीं कर सकता है? आप संतोष जी कई वीडियो वायरल हुए हैं जिसमें हरियाणा से लोग आने वाले, पंजाब से आने वाले लोग कहे, ठीक है, आपस में मेरे पास समय की कमी है। मेरे साथ जुड़े आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन तेजस्वी यादव अब जो आकर इंटरव्यू दे रहे हैं और उसमें कह रहे हैं कि मशीनरी का इस्तेमाल हुआ, लोकतंत्र हार गया और मशीनरी जीत गई, इस तरह की जो भाषा है, और उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वोट खरीदा गया। वोट खरीदा गया यानी कि वोट जनता ने बेच दिया। इन आरोपों पर आरजेडी को बैठकर सोचना चाहिए। बहस चुनाव की में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए सिटी 62।